कोई भी अमेंडमेंट करके आर्टिकल 44 को नहीं ऐड ऑन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। जब संविधान निर्माताओं ने किया था तभी से ये एग्जिस्ट करता है। तो आप सोचिए कि उस समय भी जो संविधान निर्माता थे उनके थॉट प्रोसेस में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाम की जो चीज है वो थी उस समय भी। और लेकिन उस समय जो कंडीशंस थी उसके दौरान उस स्थिति में यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। और इसके बाद में बहुत सारी पार्टीज आती गई इलेक्शन के थ्रू, सबने अपने मैनिफेस्टो में, जैसे कि मोस्टली जब 2014 में इलेक्शन हुए और बीजेपी की गवर्नमेंट आई और 2019 में जब इलेक्शन हुए तब वापस इनकी गवर्नमेंट आई, तो इनका जो घोषणा पत्र था जिसको संकल्प पत्र नाम दिया गया, उसमें भी 3 मुद्दे थे जिनमें से एक मुद्दा यूसीसी रखा गया था। तो आप सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। आपके जीएस पेपर में, मेंस पेपर में आपको निबंध के रूप में पूछा जा सकता है। मतलब हर पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। हर जगह हर किसी पर्सन के लिए, चाहे आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, चाहे पीसीएस के, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, इवन आप अगर एग्जाम नहीं भी दे रहे हैं, तो ये एक डेली रूटीन का एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में बहुत जल्द हमें देखने को मिले कि हम यूसीसी हमारे देश में लागू किया जा चुका है। तो देखिए शुरू करते हैं बीजेपी के जो संकल्प पत्र है, जो घोषणा पत्र है, जो मैनिफेस्टो है इनका, कि उसमें क्या, किस विषय में क्या क्या चीजें थी, इस यहां से शुरू करते हैं। देखिए इसमें जो 3 मुद्दे थे, इनमें से एक मुद्दा था कि 370 जो है कि जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस है उसको हटाएंगे, ठीक है। और दूसरा मुद्दा ये था कि अयोध्या में राम मंदिर बनवाने का इन्होंने वायदा किया था, और जो कि लगभग 1980 से मतलब के जो अंतिम दौर से ये चला आ रहा है। और फाइनल जो स्टैंड था वो ये था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू किया जाएगा, जो कि 1950 से लेकर 1955 के दौर में ये स्टैंड लिया जाना शुरू हुआ था और अब तब से अब तक चला आ रहा है। और जैसा कि बीजेपी अब सत्ता में है और जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस जो जम्मू कश्मीर को था वो हटाना एक मुश्किल काम हो सकता था, क्योंकि इसके लिए संविधान में संशोधन करने की नौबत आ सकती थी। लेकिन कुछ ना कुछ रास्ता निकालकर, जो कि हम पिछली क्लासेस में एक बार डिस्कस भी कर चुके हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के जो स्पेशल स्टेटस है उसको हटाया गया था। तो फाइनली जो पहला इनका मैनिफेस्टो में जो घोषणा करने का, जो इनके द्वारा जो वायदा करने की बात की गई थी कि हम जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस है उसको हटा देंगे, तो 370 हटा दिया गया। अगस्त 2019 में 5 अगस्त को ये घोषणा हुई थी और 31 अक्टूबर 2019 जो कि पटेल जी का जन्मदिन भी था उस दिन, तो उसमें एक तो लद्दाख यूटी बन गया और एक जे&के यूटी, और जे&के यूटी विद लेजिस्लेचर बना है। और इस प्रकार जो रूलिंग पार्टी है उसने अपना वादा पूरा कर दिया, ठीक है। सेकंड था कि राम मंदिर, बेसिकली ये जमीन का डिस्प्यूट था जिसको लेकर बहुत लंबे टाइम से केसेस पेंडिंग चल रहे थे, और अब सरकार ने पूरी अपनी ताकत लगाकर और इसको सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करके कि भाई अब इस पे थोड़ा स्पीडी ट्रायल किया जाए। और हम जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो हमारे भूतपूर्व सीजीआई थे रंजन गोगोई सर, उन्होंने रिटायरमेंट से पहले ये फैसला दिया और राम मंदिर बनने का भी जो इनका एजेंडा था वो पूरा हो गया। अब देखा जाए तो एक वायदा बचा है, वो है यूसीसी, जो कि इन दोनों मुद्दों की तुलना में ज्यादा कॉम्प्लेक्स साबित होगा। ये एक बहुत ही जटिल कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है। इससे भी आप पिछले कुछ समय से चली आ रही जो सिचुएशन है उसको देखेंगे तो हो सकता है कि आपको देखने को मिलेगा कि जल्द ही यूसीसी लागू हो जाए। देखिए यूसीसी पर एक डिटेल क्लास रखने का कारण है कि आप इसे समझें। इसके विषय में अगर आप कहीं पर भी बात की जाती है तो आप भी अपने नॉलेज के साथ में अपना पक्ष रख सकें, क्योंकि देखिए ये पूरी क्लास की बातें, जितनी भी बात है सबको एक एक को ध्यान से सुनना है। क्लास हो सकता है आज की क्लास भी इसमें लगे और कल की क्लास भी, और एक दिन में बहुत ज्यादा डिस्कशन हम इस पर
नहीं करेंगे, ताकि आप इस चीज को रिवाइज कर सकें और बैठ के कल आज वाला रिवाइज करके कल के चैप्टर को सुन के आप पूरा इस पर मंथन कर सकें। क्योंकि एक यूसीसी जो है उससे बहुत सारे मुद्दों में से एक मुद्दा ही, मतलब ऐसा है कि यूसीसी को लेकर जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाए, मतलब प्री मेंस में, इंटरव्यू के लिए भी आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है आप जब तक इंटरव्यू दें ये लागू हो जाए तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, या फिर अगर लागू नहीं भी होता है तो ये स्थिति हो सकती है कि आपसे यूसीसी के बारे में पूछा जाए। तो मेरा मकसद सिर्फ ये है कि हम लगभग 2-3 घंटे की क्लास इस पर इसलिए रखना चाहते हैं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी कंसेप्चुअल दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। तो देखिए कि यूसीसी के बहुत सारे मुद्दों में से एक मुद्दा है मुस्लिम पर्सनल लॉ में, मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ में आप देखते हैं कि बहुविवाह की प्रथा चली आ रही है कि एक मुस्लिम पुरुष एक समय में एक से ज्यादा पत्नियां रख सकता है, ठीक है। और एक बहुत ही बुरी व्यवस्था जिसे निकाह हलाला कहते हैं वो भारत के मुस्लिम पर्सनल लॉ में वैलिड है। और इसी तरह से एक था ट्रिपल तलाक, जिसको तलाकुल बिद्दत भी कहते हैं, जिससे कि एक मुस्लिम पुरुष जो है वो अपनी पत्नी को तलाक 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 किसी भी माध्यम से, चाहे वो लेटर हो, ईमेल हो, मैसेज हो, व्हाट्सएप हो, किसी के थ्रू भी किसी भी माध्यम से कहकर उसके प्रति अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो सकता है। और उसे केवल इद्दत की अवधि, इद्दत एक टाइम पीरियड होता है कि अगर जैसे किसी लेडी को तलाक दे दिया गया है तो मतलब इद्दत की अवधि बिताने तक, इद्दत की अवधि क्या होती है, 3 चंद्रमास का टाइम, मतलब 3 मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल्स होती है उनके तीनों के पूरे होने तक, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल जब पूरी हो जाती है उसको इद्दत की अवधि बोलते हैं। 3 चंद्रमास कंप्लीट होना, इसको ये है कि इसमें इस तक सिर्फ जो मेहर की रकम होती है, जो कि बहुत ही नॉमिनल सा पैसा होता है, वो थोड़ी बहुत पैसे देकर वो उसका काम खत्म हो जाता है। तो एक तो ये था। तो शाहबानो वाद में इस पर एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया था, लेकिन सरकार ने उस टाइम तत्कालीन समाज जो था उसके दबाव में आकर इसको खारिज कर दिया था। और 1986 में एक एक्ट आया था, उसके द्वारा इसको खारिज कर दिया गया। हाल ही में एक मामला आया है जो शाहबानो से मिलता जुलता हुआ है, हालांकि वो गुजारे भत्ते को लेकर था। और इसमें अभी जो केस हमने अभी पिछली क्लासेस में भी देखा है कि शायरा बानो का मामला जो है ट्रिपल तलाक की वैधता से जुड़ा हुआ मामला था, और सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने इसमें 3-2 के बहुमत से यह स्पष्ट कर दिया कि 3 तलाक असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इससे पूरे देश में ये अंडरस्टैंडिंग बनने लगी कि अब सरकार सीरियसली उस दिशा में कदम उठा रही है कि जल्द ही हो सकता है यूसीसी को लागू कर दिया जाए। देखिए उसके बाद में जब ये शायरा बानो का वाद आया तो उसके बाद में कई पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में गई, जिनका मतलब पॉलीगेमी है, मतलब बहुविवाह जो है और निकाह हलाला है, इनको लेकर उसमें मामले थे। इसमें से बहुत सारी तो खारिज कर दी गई, लेकिन एक पिटिशन थी शमीना बेगम, जिसको कि स्वीकार कर लिया गया, जो कि ये जो महिला थी वो बहुविवाह की शिकार हुई। और उसका स्टैंड ये था कि ये जो पॉलीगेमी की परमिशन है, ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के खिलाफ है। ये उस लेडी का स्टैंड था कि जो पॉलीगेमी है ये मेरे जो एफआर हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, उनका हनन करता है। और इस एक पिटिशन को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, ठीक है। देखिए हलाला की प्रक्रिया क्या होती है, इस पे बाद में डिस्कशन करेंगे। ये मतलब जैसे कि ऐसा होता है कि किसी अगर महिला को तलाक दे दिया गया है, तो अगर वो महिला उसी पुरुष के साथ जिससे उसने तलाक लिया है अगर वापस रहना चाहती है, तो उसको किसी न किसी अन्य पुरुष के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा। और उसके बाद ही वो भी वो पुरुष नहीं, किसी अन्य पुरुष के साथ इंटीमेट होने के बाद ही वो अपने पूर्व पति जिससे उसका तलाक हो चुका है उसके साथ वो रह सकती है।
आप खुद सोच सकते हैं कि ये प्रक्रिया किस तरह की है, इसलिए ही इसको लेकर बहुत ज्यादा डिस्प्यूट अभी बने हुए हैं। और जो मैं आपको ये बता रही हूं कि ये जो एक पिटीशन आई थी शमीना बेगम की, उसको जिसको स्वीकार किया गया है, इसमें ही इसने कहा है ये जो पॉलीगेमी जो है, बहुविवाह जो है, इसको लेकर, और इसमें निकाह हलाला का मुद्दा भी है। इसमें जो शमीना बेगम की जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट की है, इसमें निकाह हलाला का मामला भी है और इस पर अभी कार्यवाही चल रही है कोर्ट में, ठीक है। और इसी बीच दिल्ली हाईकोर्ट में एक पिटीशन आई थी, और जिसमें से एक पिटीशन है बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय ने लगाई थी, और जिसको अभी अक्टूबर 2023 में अभी खारिज कर दिया गया। इसमें बहुत सारी पिटीशंस और भी थी जिनको एड ऑन किया गया था, और जिसको अभी अक्टूबर 2023 में खारिज कर दिया गया। और अब आज की क्लास में हमें यह समझना है कि यूसीसी लाने की जरूरत क्यों है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की सही प्रक्रिया क्या है, और इसका सही मतलब क्या है। और ये एक मतलब बहुत ही चिंतनीय स्थिति है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअल में यूसीसी का, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मीनिंग क्या है। देखिए, शाब्दिक अर्थ पता होना और मीनिंग का पता होना, इसमें बहुत डिफरेंस होता है। देखिए, ये मुद्दा बहुत पेचीदा है और मैं आज कोशिश करूंगी कि इस पर हम मोस्ट ऑफ डिस्कशन आज कंप्लीट कर लें। देखिए, एक्चुअल में हमें पूरा प्रोसेस समझना है कि कैसे पिछले 150 से 200 वर्षों में हम यूसीसी की तरफ बढ़ते आ रहे हैं। हिंदू जो कानून है उनमें क्या समस्याएं थी, उनमें क्या समाधान हुए, क्या समस्याएं अभी बची हुई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, उनका स्टेटस क्या है। इस मामले में यहूदियों का, पारसीज का, इनका स्टेटस क्या है, मुस्लिम्स का स्टेटस क्या है। और एक बड़ा मुद्दा है जिस पर चर्चा कम ही होती है कि ट्राइबल सोसाइटी जो है उनका संबंध यूसीसी से कैसे बनेगा या फिर नहीं बनेगा। इसमें कई कोर्ट केसेस का भी हम जिक्र करेंगे, जिसमें शाहबानो का मामला, सायरा बानो का मामला, एक महिला है शबाना हाशमी जिनका की मुद्दा है अडॉप्शन को लेकर, उसका जिक्र भी करेंगे। और अरुंधति रॉय आप जानते होंगे जो कि लेखिका हैं, उनकी माताजी हैं मैरी रॉय, उनका एक केस भी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्रिश्चियन पर्सनल लॉ में मामले में एक बहुत अभूतपूर्व स्टेप लिया था, उसका भी हम जिक्र करेंगे। और सरला मुदगल का मामला है जिन्होंने हिंदू और मोहम्मदन लॉ के बीच की जो फाक है उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया था, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप इन तीनों शब्दों को समझ लें कि इनका मीनिंग क्या है। यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या है, सिविल का मीनिंग क्या है और कोड का मीनिंग क्या है। जब आप इन तीनों शब्दों के मीनिंग अलग अलग समझ जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि यूसीसी होता क्या है। तो आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि इन तीनों के मीनिंग हम क्लियर कर लें, और उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम इसकी अन्य जो स्थितियां हैं, अन्य जो रीजन्स है जिनसे ये जुड़ता है, उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए। यूनिफॉर्म का शाब्दिक मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग होता है समान। ठीक है, और सिविल का मीनिंग है दीवानी। जनरली ये एक उर्दू वर्ड है, लेकिन हम नागरिक शब्द का प्रयोग इसके लिए ज्यादा किया जाता है, इसलिए समान नागरिक संहिता इसका नाम इसीलिए प्रचलित है। और कोड का मतलब है संहिता। ठीक है, इसका मतलब समझने के लिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम कोड शब्द के साथ कि कोड क्या है। इसका बहुत स्पेसिफिक मीनिंग कहीं भी नहीं है और मतलब इसमें डाउट रहता है। एक शब्द आपने सुना होगा इससे जुड़ा हुआ, एक्ट।
जिसको हिंदी में अधिनियम कहते हैं। ठीक है, यानी कि कानून। और कहीं कहीं इसके लिए एक शब्द चलता है जो क्या है, कोड। इससे लेकर हम यहां तक किस तरह से पहुंचते हैं, कोड। ठीक है, इसका बेसिक मतलब क्या है, ऐसे कानूनों का, नियमों का समुच्चय जिनको एक साथ मिलाकर देखा जाए। ठीक है, एक तो सेंस ये है, जैसे कि एक कानून है आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। कोड, ठीक है। आईपीसी में क्या है, तरह तरह के अपराध हैं जिनको एक जगह बता दिया गया है कि ये अपराध करे, ये अपराध है और ये किस तरह के कामों से ये कार्य अपराध बनता है, किस तरह के मतलब इसमें दंड दिए जाएंगे, ये सब बातें इसमें बता दी गई है। देखिए, कोड कहने का एक मतलब और है कि एक समाज में बहुत से कानून होते हैं, वो कानून हमेशा लिखे नहीं जाते। जैसे ट्राइबल सोसाइटीज जो हैं वो लिखेंगी क्या, आमतौर पर नहीं लिखेंगी, लेकिन मान्यताएं चलती रहती हैं जो लोगों द्वारा, जो सीनियर्स हैं वो फॉलो करते हैं और बच्चे सीखते हैं। ठीक है, एक समय के बाद में जब चीजें बहुत जटिल हो जाती हैं, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाती हैं, तो समाज को लगता है कि अब इन सारी बातों को लिख दिया जाना चाहिए, लिखित रूप में ये हो जानी चाहिए। और जब हम हमारी प्रथाओं को, परंपराओं को, कस्टम्स को, और ये हमेशा से लंबे समय से चलती आए, जरूरी नहीं है, मॉडर्न भी हो सकती हैं। देखिए, इसमें आप बहुत सारी चीजों को समझ सकते हैं कि परंपराएं, जो प्रथाएं हैं, इसमें मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूं कि मैं मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़ा भी आपको इस पे जोड़ के आपको बता सकती हूं कि आप लोग सब एक चीज देखते होंगे, करवा चौथ का व्रत जो होता है, जनरली आप अपनी मम्मी को देखते हैं या अपनी ग्रैंडमदर को देखते हैं, अपनी और आंटीज को, अपनी रिलेटिव्स को देखती हैं कि वो, जैसे कि आजकल वो छन्नी से चांद देखने का एक जो ट्रेंड है, वो आपने घर में जनरली नहीं देखा होगा। वो ट्रेंड हम हमारी फैमिलीज में हमारे मदर को, ग्रैंड मदर को, इनको फॉलो करते हुए हम नहीं देखते आए हैं। लेकिन जस्ट जो हमारी जनरेशन है, आप लोगों की जनरेशन जब आएगी, या फिर अभी आपकी जो सिस्टर इन लॉ वगैरह होती हैं, या फिर परिवार में जितनी कोई लेडीज जो अभी कम एज की हैं, तो आप देखेंगे कि लोग इस चीज को मूवीज में देख के, या फिर जैसे पंजाब जो स्टेट है वहां पे ये ट्रेंड बहुत समय से है, तो उसको देख के कोई जरूरी नहीं है कि कोई चीज बहुत लंबे समय से चलती आए तो उसको फॉलो किया जाए। आप बहुत कम समय में, जैसे हम हैं, मैं हूं, मैंने ये दूसरे करते हैं, मैंने भी कर लिया, तो जो मेरी जनरेशन होगी, नेक्स्ट जनरेशन होगी, वो मेरे को देखते हुए बड़े हुए होंगे। तो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सारी पीढ़ियां लगी हैं, एक जनरेशन ने चेंज किया, दूसरी जनरेशन उसको अपनाने लग गई है। तो प्रथाएं, परंपराएं कोई जरूरी नहीं है कि कस्टम्स जो है वो बहुत लंबे समय से जुड़ते हुए, मतलब बनते हुए आए, और मतलब देखे जाए और फिर उनको फॉलो किया जाए। जनरली ठीक है, किसी ने देखा और किसी ने शुरू कर दिया। इसलिए जब हमारी जो प्रथाएं, परंपराएं हैं, जो कस्टम्स हैं, वो मतलब जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूं मैं आपको कि 4 स्टूडेंट हैं, कि ये इस चीज का एग्जांपल है कि चीजें कोडिफाइड करने का, लिखने का ट्रेंड कैसे आता है। 4 स्टूडेंट हैं, एक रूम में रह रहे हैं, हॉस्टल में। तो जैसे कि ऐसे सिस्टम कर लेते हैं कि आज एक दिन एक खाना बनाएगा, एक दिन एक खाना बनाएगा, एक दिन एक खाना बनाएगा, और जो 4 में से 3 बचेंगे, कोई एक झाड़ू लगाने का और मॉपिंग का काम करेगा, और उसके अलावा दूसरा जो होगा वो यूटेंसिल्स क्लीन करेगा। ऐसे करके काम बांट लिए जाएंगे। लेकिन कभी ऐसा होता है कि आप 4 के ग्रुप में कोई बदलता गया और कोई एक एक्स्ट्रा समझदार पर्सन की एंट्री वहां पर हो गई, ठीक है। और उस समझदार पर्सन ने क्या किया कि भाई कल तो मैंने 3 बर्तन मांजे थे, आज 6 बर्तन मांज रहा हूं, तो इसका मुझे
मैंने आज में 6 मांझे हैं, तो मुझे कोई ना कोई कंपनसेशन मिलना चाहिए इसका, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो धीरे धीरे क्या हो सकता है कि वो लोग एक रूल बना लें जिससे कि आगे किसी तरह की दिक्कत ना आए कि किस तरह से क्या क्या होगा, कि 4 जने रह रहे हैं तो क्या सिस्टम होगा, उसको वो लिख देंगे ताकि उसमें किसी तरह के विद्रोह की जो स्थिति है वो उत्पन्न ना हो, ठीक है। तो इस तरह से बहुत समय से चले आ रहे अलिखित और मौखिक और जो व्यवहारिक नियम है, प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, इन सबको जब कोई समाज सोचता है कि अब इनको सिस्टमैटिक कर लेते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं कोडिफिकेशन या फिर संहिताकरण, ठीक है। कोडिफिकेशन, संहिताकरण, इसी का एक एग्जाम्पल है आईपीसी, जो आपको अभी मैंने बताया है। इस काम से ये एक्ट होगा, ये अपराध होगा, ये ऐसे ऐसे कर दिया जाएगा तो अपराध होगा, ऐसे ऐसे कर दिया जाएगा तो अपराध होगा। ए को इस स्थिति में दोषी ठहरा दिया गया, बी को इस स्थिति में दोषी ठहरा गया। तो जब बी को ठहराया तो उसने कहा कि ए ने तो ऐसा किया था, उसको तो फिर भी कम पनिशमेंट मिला था, मुझे ऐसे। तो उस स्थिति से उबरने के लिए क्या किया गया, सबको एक स्थान पर लिखकर उनका संहिताकरण कर दिया गया, कोडिफिकेशन। कई मामलों में ये आज तक नहीं हुआ है। मींस जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे सांसद जो हैं, उनके पास में कौन से विशेषाधिकार हैं, ये आज तक कोडिफाई नहीं हुआ है। यूपीएससी ने 5-4 साल पहले सवाल भी पूछा था जीएस में कि सांसदों और विधायकों के विशेषाधिकार को कोडिफाई न किए जाने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। और जैसे कि आप जब 105 हम पढ़ेंगे तो आप उसकी लैंग्वेज देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी वहां पर। जबकि संसद के पास में, विधानमंडलों के पास में ये छूट है कि वो इनको कोडिफाई कर सकते हैं, लेकिन आज तक ना तो संसद ने और ना ही किसी भी राज्य के विधानमंडल ने इसको कोडिफाई नहीं किया है। तो कोडिफाई का मीनिंग आप समझ चुके हैं कि पहले जो अमौखिक चल रहा था उसको लिख लेना। क्या करना कि किसी भी मुद्दे को लेकर अगर किसी भी तरह के भिन्न भिन्न विचार हैं या फिर एक ही मतलब बहुत सारी चीजों को लेकर विचार हैं, एक ही मुद्दे को लेकर भिन्न भिन्न विचार होना या फिर अलग अलग विचारों की जरूरत होना कि उनको एक जगह लिख दिया जाए ताकि किसी तरह की प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन सामने ना आए, किसी तरह का विरोध सामने ना आए कि इसके समय ऐसा हुआ था, मेरे समय ऐसा हुआ था, इस तरह से। तो ताकि जो अमौखिक चीजें हैं, हालांकि वो व्यवहारिक हैं, मतलब मौखिक चीजें हैं हालांकि व्यवहारिक है लेकिन लिखित में नहीं है, तो उनको एक जगह लिख दिए जाने को कहते हैं कोडिफिकेशन। और उस कोडिफिकेशन से जो निर्मित होता है वो होता है कोड, मतलब संहिता। एक ऐसी जगह जहां पर बहुत सारे नियम कानूनों को एक जगह मिलाकर लिख देना, उसको कहते हैं कोडिफिकेशन, संहिताकरण, ठीक है। कोड शब्द सबको समझ में आ गया? चलिए बताइए, कोड शब्द का मीनिंग सबको क्लियर है? ओके, नेक्स्ट शब्द है सिविल। सिविल शब्द क्या है, अब इसको समझते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है? देखिए, उर्दू भाषा में 2 शब्द चलते हैं, दीवानी और फौजदारी, ठीक है। सिविल और ये है क्रिमिनल।
और सिविल को हिंदी में जनरली सिविल ही कहा जाता है या फिर दीवानी कह देते हैं। और कानूनी मामले इन दो तरह के होते हैं, दीवानी मामले और फौजदारी मामले। सिविल और क्रिमिनल केसेस दो तरह के होते हैं। सिविल मामले में जनरली देखने को मिलता है कि व्यक्ति वर्सेस व्यक्ति ही होता है, और क्रिमिनल मामलों में व्यक्ति वर्सेस स्टेट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर इसमें एक तरफ व्यक्ति है और एक तरफ अगर संस्था है कोई, तो वो भी संस्था भी लीगल पर्सन का अस्तित्व रखती है। लीगल पर्सनैलिटी वो होगी और एक तरफ व्यक्ति, या फिर दोनों तरफ संस्थाएं हो सकती है, एक तरफ संस्था एक तरफ व्यक्ति, इस तरह भी हो सकते हैं। क्रिमिनल मामले में आप देखते हैं कि एक तरफ व्यक्ति और एक तरफ स्टेट, और इसका मतलब यह है कि जब आप किसी को किसी तरह का नुकसान पहुंचाते हैं, तो जो मनुष्य है वो एक तरह से, अगर आप उसको नुकसान पहुंचाते हैं तो आप राज्य को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि राज्य की जिम्मेदारी मनुष्य है। इसलिए क्रिमिनल केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि एक तरफ व्यक्ति और एक तरफ स्टेट। सिविल लॉ में मांग जो होती है वो होती है डैमेज की। मतलब क्षतिपूर्ति, कि जो भी हमारा नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति कर दीजिए। ठीक है, जनरली अधिकार को लेकर ये मुद्दे होते हैं। किसी तरह का अधिकार का डिस्प्यूट होता है, उसका मामला क्या होता है, सिविल। क्लियर, कि किसी तरह के अधिकार हैं, उनके प्रत्यावर्तन के बारे में बात की जाती है। जबकि क्रिमिनल केसेस जो होते हैं, तो हम जिस कंट्री में अभी एग्जिस्ट करते हैं, रह रहे हैं, वहां पर यह सिद्धांत नहीं है कि जैसे पहले चलता था कि आंख के बदले आंख और नाक के बदले हाथ के बदले हाथ, एन आई फॉर एन आई एंड हैंड ए हैंड फॉर ए हैंड। ये बेसिकली सबसे पहले यहूदियों का सिद्धांत था, ओल्ड टेस्टामेंट प्रिंसिपल जो है। बाद में ये मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी, शरीयत में भी अपनाया गया, और वर्ल्ड में भी बहुत सारी कंट्रीज में अभी खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ कंट्रीज में अभी भी ये अपनाया जाता है। जिसका एक एग्जांपल आप ईरान में, अभी एक मुद्दा हुआ था, ईरान में एक लेडी थी, उसका नाम, ईरानी महिला थी जिस पे एसिड डाला गया था, उससे उसकी आंखें खत्म हो गई थी। अमेनह बेहरामी, अमेनह बेहरामी, ये एक ईरानी महिला थी। क्या हुआ कि इस पर एक पर्सन ने एसिड डाल दिया, तो उस एसिड डालने की वजह से इसकी आंखें खत्म हो गई। तो ईरान में क्या कानून है कि जैसे कोई ऐसे कोई मुद्दे होते हैं, राज्य बीच में जरूर आता है, बाकायदा पूरी कार्रवाई चलती है, लेकिन जब डिसीजन का समय होता है तो जो विक्टिम है उससे पूछा जाता है कि आप क्या चाहते हैं। तो इसमें, इस मामले में इस महिला ने यह कहा कि इसके एसिड डालने की वजह से मेरी आंखें खत्म हो गई हैं, और जो तकलीफ मैंने झेली है, मैं चाहती हूं कि ये भी वही तकलीफ झेले और इसके आंखों में भी एसिड डालकर इसकी आंखें खत्म कर दी जाए। ठीक है, तो उस स्थिति में जब बाकायदा ये पनिशमेंट दे दिया गया और मतलब अनाउंस कर दिया गया, और जब पब्लिकली इस तरह के जो पनिशमेंट है वहां पर दिए जाते हैं, तो जब एसिड डालकर इसकी आंखें ड्रॉप डालने के टाइम जब और वहां पे ये भी सिस्टम है कि जो महिला है, मतलब या फिर मतलब जो भी अपराधी है, जिसके विरुद्ध अपराध हुआ है, उसको उस टाइम प्रेजेंट रखते हैं। देखिए, अपने कंट्री में क्या है, दंड देने का काम कानून करता है, और जो जैसे कि किसी के विरुद्ध अपराध हुआ है तो उसके पास में भी ये राइट नहीं है कि वो माफ कर दे। ठीक है, जैसे कि मुकदमा अगर चल रहा है और अगर
मुकदमे में डिसीजन आ गया है, उसके बाद में जो विक्टिम पार्टी है उसके पास में भी ये राइट नहीं है। हमारे पास ये राइट है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति ही फाइनल ये डिसीजन करता है कि क्या, अगर जैसे कि डेथ पनिशमेंट वगैरह है तो उसमें क्या किया जाना है। हालांकि जैसे कि आप निर्भया वाला मुद्दा ले सकते हैं, तो निर्भया वाले मुद्दे में भी अगर जैसे कि वो जो महिला लॉयर जो थी, उन जो लड़कों की लॉयर थी, वो अगर कहे जैसे कि निर्भया की मदर से अगर कहती, तो वो भी उस स्थिति में इस तरह के स्टेप नहीं ले सकते हैं। हमारी कंट्री में ये सिस्टम नहीं है कि आप माफ कर सकते हैं, अगर डिसीजन आ गया उसके बाद में आप माफ कर सकते हैं, कह सकते हैं कि इनको छोड़ दिया जाए, ऐसा सिस्टम नहीं है। हालांकि ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ जो प्रेसिडेंट है उससे आप कह सकते हैं, लेकिन लास्ट डिसीजन प्रेसिडेंट का ही होता है। तो ईरान में जबकि सिस्टम ये है कि आप खुद जो विक्टिम है वो माफ कर सकते हैं, या फिर उस परिवार के जो पुरुष सदस्य हैं, वो पैट्रियार्की का आप लिमिट देख सकते हैं कि पुरुष सदस्य जो हैं वो माफ कर सकते हैं। तो उस स्थिति में क्या हुआ, जब उस पर्सन की आंखों में एसिड डालकर उसकी आंखें नष्ट की जा रही थी, जिस तरह से उस महिला की आंखें नष्ट हो गई थी, तो उस महिला ने उस समय उसको जो कार्रवाई थी उसको रोक दिया और कह दिया कि मैं सिर्फ ये चाहती थी कि इसको उस तकलीफ की, उस टेंशन से ये गुजरे, ताकि इसको पता चले कि कितनी मुझे किस स्तर पर दर्द हुआ होगा, जबकि इसने तो सिर्फ और सिर्फ उस डर को झेला है और मैंने तो उस तकलीफ तक को झेला है। इसलिए जबकि अगर इसकी आंखें अगर नष्ट कर दी जाएंगी तो मुझे कुछ हासिल नहीं होना है। तो उसने लेडी ने उसको माफ कर दिया था, जो ये सिस्टम हमारी कंट्री में नहीं है। ठीक है, हमारी कंट्री में जो अब कानून है वही दंड देता है। तो इसमें हम अगर थोड़ा और आगे बढ़े तो हम देखेंगे कि हर लॉ के दो हिस्से होते हैं। ठीक है, एक जो चाहे क्रिमिनल लॉ आप देखेंगे चाहे आप सिविल लॉ देखेंगे, क्रिमिनल लॉ में भी सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल, और सिविल में भी सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल, दो हिस्से होते हैं। ठीक है, सब्सटेंटिव मतलब तात्विक, और दूसरा हिस्सा है प्रोसीजरल। इसका मतलब है प्रक्रियात्मक। और सेम यही स्थिति सिविल में भी होती है, तात्विक और दूसरा क्या है, प्रक्रियात्मक। ठीक है, देखिए सब्सटेंटिव जो है उसका मीनिंग ये है कि जिसमें सीधा सीधा बताया गया हो कि इस तरह का काम करने पर क्या होगा और क्या दंड मिलेगा, सीधा सीधा बता दिया गया है। और जैसे कि हम अभी आईपीसी में डिस्कस किया था कि सीधा बताया कि ये कार्य अगर इस तरह से किया गया तो अपराध की कैटेगरी में आएगा और इतना दंड मिलेगा। ये है सब्सटेंटिव लॉ, तात्विक कानून, जो सीधा बताए कि किस तरह की एक्टिविटी को अपराध माना जाएगा और दंड दिया जाएगा। फिर बात करते हैं प्रोसीजरल की, प्रक्रियात्मक। जिसको इसने अपराध घोषित किया है उसमें क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जैसे कि आईपीसी है एक सब्सटेंटिव लॉ, और सीआरपीसी आप देखेंगे एक प्रक्रियात्मक विधि है, प्रोसीजरल लॉ है। ठीक है, इसमें एविडेंस भी है, किस तरह से आप योगदान देते हैं, एविडेंस, ओथ एक्ट है जो 1969 का है, किस तरह से बातें हैं सारी देखेंगे। आईपीसी जो सब्सटेंटिव लॉ है उसने बता दिया कि अपराध क्या है। तो प्रोसीजर कौन बताएगा, सीआरपीसी, कि गिरफ्तारी किस तरह से होगी और समन किस तरह से जाएंगे, वारंट किस तरह से जाएंगे, दूसरे की सीमा में गिरफ्तारी किस तरह से होगी, और बहुत सारी चीजें, किस स्थिति में समन ट्रायल कैसे होगी और सेशन ट्रायल किस तरह से होगी, बयान किस तरह से लिए जाएंगे, जमानत किस तरह से ली जाएगी और उद्घोषणा किस तरह से होगी, ये सब चीजें जो है उसका प्रोसीजर बताता है सीआरपीसी। पूरा कंप्लीट जो अपराध करने के बाद में जो पूरा प्रोसीजर अपनाया जाएगा
उसको बताता है। प्रक्रियात्मक विधि जो भी होती है वो उस प्रक्रिया को बताती है। प्रक्रिया तो सीआरपीसी बता देगी। एक एक्ट होता है इंडियन एविडेंस एक्ट, जो ये बताता है कि साक्ष्य किस तरह से लिया जाएगा। जब ट्रायल चलेगी कोर्ट में तो साक्ष्य किस तरह से लिया जाएगा, एविडेंस किस तरह से आएगा, कौन से एविडेंस को ग्राह्य माना जाता है, कौन से एविडेंस को ग्राह्य नहीं माना जाता है, कौन साक्षी हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, ये सारी बातें बताता है इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि क्या है, प्रक्रियात्मक विधि है। तीसरा है, आप देखते हैं ओथ एक्ट। ओथ एक्ट आया था 1969 में, ये चल रहा है अभी 1973 का, और ये 1860 का। इसके तहत जो आप ये देखते हैं कि मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं, ये सब फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जनरली पहले, बहुत पहले ऐसा कुछ हुआ करता था, लेकिन अभी कुछ नहीं है। ओथ एक्ट है जो कि प्रोविजन ये करता है कि कोई कसम खाएगा तो ज्यादा से ज्यादा मैं भगवान की कसम खाकर ये कहता हूं, ये कहा जाता है। और अगर सामने वाला पर्सन ये भगवान को नहीं मानता है तो मैं निष्ठापूर्वक, प्रतिज्ञा पूर्वक ये बयान देता हूं, इस तरह की बात कही जाती है। ये फालतू की बातें, गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं और बाइबल पे, ये कुछ नहीं होता है, ये कोई बातें नहीं है, कोर्ट में कभी नहीं होती है। और अगर कोर्ट में, कहीं किसी कोर्ट में ये एक्टिविटी हो भी रही है तो वहां के जो जज साहब है उनको नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो ये मुद्दा तो हो गया क्रिमिनल का। अब बात करते हैं सिविल मामले की। ठीक है, ठीक है, सिविल मामले पे आते हैं। ये क्या होते हैं, देखिए, फैमिली मैटर्स मतलब पारिवारिक मामले। फैमिली में क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले शादी। मुद्दा क्या है, फैमिली मैटर्स। ठीक है, पहला है शादी। समझ लीजिए शादी हो गई, शादी के बाद में बिना तलाक दोनों अलग अलग रहने लग गए, हस्बैंड वाइफ। ये क्या होता है, सेपरेशन। ठीक है, लेकिन अगर तलाक लिया है तो वो क्या है, डिवोर्स, तलाक। अगर प्रोसीजरल अलग हुए हैं तो वो क्या हो जाएगा, तलाक। दो मुद्दे ये हैं। इसके बाद में अगर कोई, किसी कपल की शादी हुई है और उसके मुद्दे मैं आपको बता रही हूं कि फैमिली कोर्ट के अंतर्गत जो फैमिली मुद्दे हैं, जो फैमिली मैटर्स हैं, उनमें क्या क्या मैटर्स हो सकते हैं। सेपरेशन, तलाक। किसी कपल की शादी होती है और जैसे समझ लीजिए किसी वजह से उनके बच्चे नहीं हैं, ठीक है, तो वो चाहते हैं कि उनका भी एक बच्चा हो जाए। ठीक है, तो तब मुद्दा आता है अडॉप्शन का, दत्तक। बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्ड है, गोद आप समझ लें। गोद लेना, जिसको कानूनी भाषा में कहते हैं दत्तक लेना, दत्तक ग्रहण करना। ठीक है, गोद लेना। इस वाले मामले में दो तीन मुद्दे और आ सकते हैं। सेपरेट हो गए हैं या फिर तलाक हो गया है और किसी भी पति या पत्नी की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वो खुद का भाई गुजारा नहीं चला सकते हैं। ठीक है, तो फिर जिएंगे कैसे, तो एक शब्द आता है एलिमनी। निर्वाह भत्ता, या फिर गुजारा भत्ता, या फिर एक शब्द और यूज में लिया जाता है मेंटेनेंस। ठीक है, मेंटेनेंस मतलब भरण पोषण। इसमें तो सब आते हैं, लेजिटिमेट चाइल्ड या फिर इलेजिटिमेट चाइल्ड है, मतलब चाहे बच्चा है, चाहे धर्मज है, चाहे अधर्मज है, या फिर
अवयस्क है, अवयस्क बच्चे तक जिम्मेदारी होती है। वयस्क बच्चा अगर होता है तो अगर वो फिजिकली या मेंटली अनस्टेबल है, उसी स्थिति में माता पिता की जिम्मेदारी होती है, अन्यथा जो मेजर है उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है और इसमें माता पिता भी आते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा? भरण पोषण, ये भी एक मुद्दा इसमें जुड़ता है। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा है अडॉप्शन का मामला। ठीक है, इसी लाइन में एक इंपॉर्टेंट मुद्दा और है, वो है सक्सेशन। ठीक है, फैमिली मैटर्स की लिस्ट में अगर देखें सक्सेशन, ठीक है, या फिर इनहेरिटेंस, मतलब पैतृकता, कि मृत्यु के बाद में या मेरे बाद में मेरी संपत्ति किसको मिलेगी। जनरली ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि पूरी संपत्ति इसके नाम कर दो, उसके नाम कर दो। आप अपनी संपूर्ण संपत्ति किसी एक व्यक्ति के नाम नहीं कर सकते हैं। तो कितनी संपत्ति आप अपनी मर्जी से किसी के नाम कर सकते हैं, या फिर जैसे कि कोई पर्सन है जो वसीयत लिखे बिना जिसकी डेथ हो जाए, तो उसको बोलते हैं इंटरस्टेट सक्सेशन। मतलब कि अगर किसी की मृत्यु बिना वसीयत लिखे हो गई है तो उसकी संपत्ति, उसकी जो संपत्ति है उसका क्या होगा। तो अब आप ये देख रहे हैं कि इन सब को बोलते हैं फैमिली मैटर्स। ठीक है, ये सारे फैमिली मैटर्स हैं। ये सारे मामले किससे जुड़े हुए, किन के बारे में? अधिकारों के बारे में। और अधिकार किन मामलों में आता है? सिविल लॉ में। अभी हमने देखा था कि जब किसी अधिकार के प्रत्यावर्तन की बात की जाती है तो उसको सिविल लॉ कहा जाता है, और ये सब चीजें अधिकार से जुड़ी हुई हैं। इनमें किसी न किसी तरह के अधिकार के विषय में ही बात की गई है। तो अधिकार किससे जुड़ा है? सिविल लॉ से। तो ये सारे सिविल मामले हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे कि और भी कई चीजें हैं जो सिविल लॉ में आती हैं। उनमें देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में यह है कि कॉन्ट्रैक्ट किसी भी तरह के हो सकते हैं, सेल और परचेज के हो सकते हैं। कोई को माल देना है, पैसे देकर माल खरीदना है, तुम मुझे इतना इतना माल दोगे, मैं तुम्हें इस माध्यम से पैसे दूंगा। और जैसे कि आप जब सेलेक्ट होंगे तब आपका भी गवर्नमेंट के साथ में बाकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, और जो गवर्नमेंट और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। और इसके बहुत सारे टाइप हैं। रेंट एग्रीमेंट हो गया, या फिर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत सारे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत टाइप के हैं। वो भी किस में आता है? मुद्दा सिविल लॉ में। ठीक है, और इसका एक सबसे बड़ा हिस्सा है टोर्ट्स, जिसको कहते हैं अपकृत्य। देखिए, ये एक ऐसा है मुद्दा जो कहीं भी इंडिया में कॉडिफाइड नहीं है। ठीक है, मानहानि हो गया या फिर असावधानी के कारण किसी भी तरह की अगर घटना हो जाती है तो वो किस में आती है? टोर्ट्स के अंतर्गत आती है। टोर्ट्स का मतलब होता है, जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं कि एक बच्चा है, वो बालकनी में खड़ा है और उसके हाथ में जैसे मोबाइल है और उसने नीचे फेंक दिया। नीचे कोई पर्सन बैठे थे, उनके सिर में धड़ाम से जाके गिर गया। तो ऑब्वियसली उनको चोट लगी है। वो बहुत हल्ला मचा डाले कि मेरे चोट लग गई, क्या किया, क्या ये क्यों हो गया, क्यों हो गया। कहाँ जाएंगे आप? कोई अपराध, क्योंकि बच्चा है, 1-2 साल का बच्चा है, और आईपीसी भी 7 साल से छोटे बच्चे को एक्यूज्ड नहीं मानती है। तो विवाद किसके खिलाफ होगा? माता पिता के खिलाफ।
और किस चीज का होगा, नेग्लिजेंस का मामला बनेगा। क्योंकि यहां पर क्या हुई है, असावधानी हुई है कि अगर बच्चा, भाई अगर आपके घर में बच्चा है तो आप ध्यान रखिए, गेट बंद करके रखिए, ध्यान रखिए कि बच्चा इस तरह की कोई एक्टिविटी ना करे, जाल लगाइए कि बालकनी से बाहर वो चीजें ना फेंक सके। तो क्या मामला आएगा माता पिता के खिलाफ, नेग्लिजेंस का, क्योंकि किसी अपराध का तो मामला बनेगा नहीं। क्यों, ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने सोच समझकर कसम खाकर किसी को पीटा हो, तो फिर यहां पर नेग्लिजेंस का मुद्दा बनता है। ठीक है, और इसीलिए जो टॉर्ट्स है वो भी सिविल मामलों में आता है। ठीक है, और जो सिविल मामले हैं यहां पर जो हमने देखा था, इनकी प्रक्रिया होती है सीपीसी में, हिंदू लॉ में, इंडियन सक्सेशन एक्ट में, इंडियन सक्सेशन एक्ट में, एसआर में, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े मामले हैं वो आधे एसआर में और आधे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखे जाते हैं। और सीपीसी, हिंदू लॉ, इंडियन सक्सेशन एक्ट, एसआर, इसी तरह से अन्य बहुत सारी विधियां हैं जिनमें सिविल मामलों को देखा जाता है। ठीक है, और यूसीसी में सबसे ज्यादा जो बड़ा झगड़ा है वो है ये फैमिली मैटर्स। देखिए, इतनी जो आपको पीछे जो इतनी देर जो बहस की गई थी, आपको इतना जो मैंने ये गाथा बताई है, उसका मतलब यही है कि जो मुद्दा है उसका जो मेन इंपॉर्टेंट बिंदु है उसको आप समझ सकें कि यूसीसी के तहत सबसे बड़ा मुद्दा ही क्या है। यहां तक की बात आप समझ गए होंगे, और अपनी जो ये 15 मिनट का 20 मिनट का डिस्कशन जो है उसका मतलब यही है कि सिविल कानून हमारे देश में ऐसे हों जो यूनिफॉर्म हो। क्योंकि देखिए, आप मेंटेनेंस के मामले देखते हैं, सेपरेशन के मामले देखते हैं, एलिमनी के निर्वाह भत्ते के मामले देखते हैं, दत्तक के, इनके कॉन्ट्रैक्ट के, टॉर्ट के अलग अलग मामले हैं। इन पे 1000 तरह के मतलब स्थिति है। मोमडन्स की अलग है, बौद्ध की अलग है, इसकी अलग है, उसकी अलग। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यूसीसी में यही है कि सिविल कानून हमारे देश में ऐसे हों जो यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या है अभी हम समझेंगे। कुल मिलाकर झगड़े की जड़ क्या है, फैमिली लॉ। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर। किसकी कुटाई करेंगे, बच्चे की। गलती तो आफ्टर ऑल बच्चे की है। दूसरी बात, सर पे तो मां बाप के आएगा क्योंकि नेग्लिजेंसी उनकी थी। निर्णय भत्ता नहीं है ये, निर्वाह भत्ता है। ये जो लिखा है वो है निर्वाह भत्ता, कि अपना सामने वाले को पैसे देना ताकि वो अपना गुजर बसर कर सके, उसको बोलते हैं निर्वाह भत्ता। ठीक है, देखिए यूनिफॉर्म शब्द नेक्स्ट अब हम देखेंगे। स्कूल यूनिफॉर्म आपने देखी है, इसी से ही पूरी बात समझ लीजिए आप। कभी सोचा है आपने कि सबको एक जैसे कपड़े क्यों पहने जाते हैं? देखिए, अमेरिकी सिस्टम आप देखेंगे, अपने स्कूल में क्या है, अपने स्कूलों में क्या होता है, टाई है तो टाई सबकी एक जैसी होनी चाहिए, शर्ट है तो सबकी एक जैसी होनी चाहिए, स्कर्ट है, ट्राउजर है, जो भी है, निक्कर है, सबके एक जैसे होने चाहिए, और नाखून कटे होने चाहिए, 2 चोटी 2 चोटी 2 चोटी, बॉय कट सबका एक जितना बॉय कट, सबके ये ऐसे करके बिल्कुल एकदम एक जैसा होना चाहिए।
जबकि अमेरिकी सिस्टम में आप देखेंगे तो कुछ नॉमिनल से रूल बना दिए गए हैं कि कुछ कलर्स डिसाइड कर दिए गए हैं कि आप इन कलर्स में से कुछ भी पहन सकते हैं। एबनॉर्मल नहीं होना चाहिए कि ऐसे जूते पहन डाले हो कि जूते पे पैर रखते पी 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 बजने लग जाए या फिर बहुत बुरी तरह लाइटें जलने लग जाए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि उसमें कुछ सबका ध्यान उसी पे चला जाए, ऐसा कुछ गड़बड़ झाला नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप कुछ भी पहन सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अमेरिका में इस ट्रेंड को, यूनिफॉर्मिटी को नहीं माना गया है, उसी तरह उसकी जगह सोवियत संघ में यूनिफॉर्मिटी का रूल था और इंडिया ने इसी को अपनाया, ठीक है। बिल्कुल 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 मिलता है। जब भी तो मैंने जब शुरुआत में आपको जब बताया था कि कोई भी पति या पत्नी ऐसी आर्थिक स्थिति में है कि अपना गुजारा नहीं कर सकते हैं, तो जो भी ऐसी स्थिति में है वो मांग कर सकता है, चाहे पत्नी है चाहे पति है, ठीक है। अभी ऐसे डिसीजन आने लगे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी दिल्ली हाईकोर्ट के डिसीजन आए हैं कि हस्बैंड को एलिमनी मिला है, ऐसी स्थिति नहीं है। सिर्फ लिखा हुआ नहीं है कि मिलेगा, लेकिन आप देखेंगे इन फ्यूचर अभी भी आ रहे हैं, वर्तमान में भी बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे केस में डिसीजन आए हैं जिनमें जो हस्बैंड है उसको एलिमनी मिला है, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुद्दा नहीं बचा है वो हस्बैंड वाला की वाइफ वाला। अब उतनी जो घरों में टिपिकल सिचुएशन जितनी बची है उतनी समाज में और कंट्री में आपको देखने को अब नहीं मिलेगी। देखिए अभी जो कंट्री है उसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 2 या 3 भागों में आप डिवाइड कर सकते हैं। ये इस मुद्दे से हट के थोड़ी मैं आपसे डिस्कस कर रही हूं, ठीक है। ये तो मोस्ट मॉडर्न लोग हैं जिनको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता क्या रिवाज है क्या नहीं। ये मिडिल क्लास है लेकिन लिटरेट है। जनरल इसमें अगर -50 है, और ये जो है जो विलेजेस में सरवाइव करते हैं और इलिटरेट हैं, ठीक है, और लगभग 50+ है। इसमें आपको विवाद स्वरूप 50+ देखने को महिलाएं भी मिलेंगी, या पुरुष मेरे ख्याल से इतने दकियानूसी नहीं है जितनी महिलाएं हैं। ये जो कम्युनिटी है ये एक तो एजुकेटेड है, दूसरा ये रिच। इसकी थॉट प्रोसेस में जब ये कम्युनिटी पहुंच जाएगी उस दिन हमारे देश में हो सकता है जो ये दकियानूसी बातें हैं, ये जो गांवों में आप देखेंगे बहुत बुरी स्थिति है, घूंघट निकाल लो, ये कर लो, ये सब, ये पता नहीं बहुत ज्यादा। और मेरे ख्याल से 3 स्टेट तो इसके कुछ ज्यादा ही शिकार हैं, जहां तक मेरा देखने का नजर, मैंने जहां तक देखा है, यूपी, बिहार और कुछ हद तक आप देखेंगे राजस्थान, ठीक है। और स्टेट्स में मुझे, जैसे कि आप केरला देखेंगे, अब ये जो पता नहीं, मेरे ख्याल से क्रिश्चियन कम्युनिटी वहां पे बहुत ज्यादा है। लिटरेसी रेट, आप इसका एक एग्जांपल मैं आपको देती हूं कि किस तरह से लिटरेसी आपको मॉडर्नाइज कर देगी। आप जब केरला जाएंगे तो आप जो ये घूंघट शब्द है वो कहीं देखने को नहीं मिलेगा आपको। एक सिंगल वुमेन को आप घूंघट में नहीं देखेंगे। साड़ी पहनते हैं, वहां का कल्चर है वो साड़ी पहनते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज से चेंज है, लिटरेसी। ये घूंघट नाम की जो बला है वो सिर्फ यूपी, बिहार और राजस्थान में है। मेरे ख्याल से और किसी भी स्टेट में ये सब चीजें देखने को आपको नहीं मिलेंगी। और बहुत सारे दकियानूसी रिवाज जिनका कोई लॉजिक नहीं है, इलॉजिकल बिल्कुल, ये सब चीजें एक, मतलब जैसे समझ लो जिस टाइम मैं 60+ हो जाऊंगी, या फिर 50 to 51 to 60,
इस एज में जब मैं होंगी, वो जो एरा होगा, उस एरा में मुझे जहां तक लगता है कि मेरे एज के ग्रुप के जो मेरा एज ग्रुप जो इंडिया में है, वो जब इस में आएगा, तो मुझे जहां तक लगता है जो ये फालतू के रिवाज जो हैं, फालतू की जो बातें हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं होता है, अभी जो परिवार करते आ रहे हैं, उनको अगर आप पूछ भी लेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, इसको क्यों किया जा रहा है, तो उनके पास बताने का मतलब उनका आंसर उनके पास नहीं है। ठीक है, वो हमारी माताजी कर रही थी, हमारी माताजी कर रही थी, हमारी माताजी कर रही थी, यही चलता है। ठीक है, बिल्कुल वहां पे ये सब घूंघट वूंघट फालतू की चीजें ना तो मानते हैं ना जानते हैं। तो हम थे यूनिफॉर्म पे। ठीक है, यूनिफॉर्म में आप देखें कि जो सोवियत संघ में जो सिस्टम था, उन्होंने जिस सिस्टम को अपनाया, हमने उस सिस्टम को फॉलो किया। और हमारी कंट्री में इसको अपनाने का रीजन ये था कि जो अमीर गरीब का जो डिफरेंस है वो दिखे ना। इसका पर्पज ये था कि विभिन्नताएं जो कि ऊंच नीच पैदा करती हैं वो खत्म हो जाए और एक सिमिलैरिटी बनी रहे। दूसरा, एक एकता देखने को मिले। जैसे कि कोई स्कूल की रैली जा रही है तो सारे बच्चे एक जैसे, पता चल जाए कि स्कूल की एक एकता नजर आए। समझ लीजिए कोई बच्चा गुम हो गया है तो पता चल जाए कि हाँ भाई ऐसा ऐसा ड्रेस पहना था। क्योंकि देखिए अलग अलग ड्रेस पहनेंगे तो क्या आइडेंटिफाई करेंगे, पता भी याद भी नहीं रहेगा किसी को कि कौन सी ड्रेस पहनी थी। तो पता चल जाए जैसे स्कूल से कोई बच्चा गायब हो गया तो बता दें कि भाई इस तरह का ड्रेस पहना हुआ था। यूनिफॉर्मिटी का मतलब यह है कि एक जैसा दिखाई दे, पर ऐसा भी नहीं है कि इतना एक जैसा दिखाई दे कि निक्कर का साइज ही, पैंट का साइज ही हमने कि भैया 26 इंच की पैंट होनी चाहिए, 45 इंच की पैंट होनी चाहिए, डिसाइड कर दिया 50 इंच की पैंट होनी चाहिए। कि किसी की हाइट 6 फीट है, किसी की हाइट 5 फीट है, और 6 फीट हाइट वाले के तो ठीक है भैया ओके आ जाएगा, लेकिन 5 फीट हाइट वाले के पता चला पैर से 1 फीट आगे निकला हुआ पैंट और पोछा देते हुए चल रहा है। तो यूनिफॉर्मिटी का असली जो मकसद है वो है बेसिक डिफरेंस जो है उसको खत्म करना। ठीक है, और लिमिटेड यूनिफॉर्मिटी ही होनी चाहिए। इसके बाद में अगर बहुत ज्यादा कि एक ही जैसे को मान्यता है, जैसे कि जो अमेरिका में आपको देखने को मिलता है कि जो काले गोरे वाला है वहां पे सिर्फ गोरा जो है उसी को एक रेस्पेक्ट जो है वो दी जाती है, तो वो क्या है, होमोजेनस हो जाता है। मतलब समरूपता, जो कि बहुत बुरा है कि डिफरेंस को बिल्कुल खत्म ही कर दिया जाए, वो एक गलत चीज है। तो इसमें 4 कंसेप्ट होंगे धर्म से जुड़े हुए, 4 परिस्थितियां होंगी जो आपको यूनिफॉर्म होने का जो मीनिंग है, धर्म में क्या स्थिति है, 4 कंडीशन आपको देखने को मिलेंगी कि होंगी, जो आपको क्लियर कर देंगी कि यूसीसी क्यों होना चाहिए, क्या ऐसी स्थिति है कि हमें यूसीसी की जरूरत पड़ रही है कि लागू कर देना चाहिए, और क्या संविधान निर्माताओं ने सोचा इस पर कि यूसीसी को उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड ऑन किया गया। तो आज की क्लास हम अभी तक रखेंगे। आज की क्लास को हो सके तो आप एक बार सुनना। अभी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन अभी इसको ही मैं खींच दूंगी तो पहले बात तो पूरा नहीं होगा 1-1.5 घंटे के बिना, और बीच में रह जाएगा। अभी एक ऐसी सिचुएशन में हम हैं कि कल हम इसको अब आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास अभी यहीं तक रहेगी। कल हम इसके आगे, कल इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों जरूरी है और क्यों इसको लागू किया गया है, और इसको अगर लागू करते हैं तो क्या स्थिति रहेगी। अगर यूसीसी देश में लागू होता है तो क्या कंडीशन, किस तरह से लागू किया जाएगा, क्योंकि आज की क्लास से आपको पूरा पता है कि कोड क्या होता है, सिविल क्रिमिनल क्या होता है, और जो यूसीसी में यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो सिविल शब्द जो लिखा हुआ है उसके पीछे कौन कौन से मुद्दे जुड़े हुए हैं, और यूनिफॉर्म सिविल कोड लाके कौन से मुद्दों के लिए एक कानून का निर्माण किया जाएगा, मतलब एक कोडिफिकेशन किया जाएगा किन मुद्दों को लेकर, और यूसीसी के लिए कौन से मुद्दे हैं जो सिविल मुद्दे हैं, जो जड़ है कि यूसीसी को लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो अब इसके बाद में कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास आप क्लास से 2-3 घंटे पहले कल देख लें तो आप आज वाली क्लास आपको एक बार रिफ्रेश हो जाएगा, तो कल की क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगी। चलिए ठीक है,
आज की क्लास यहीं तक रहेगी।